एक वो नहीं होता जो लगा होता है एक्सटेंशन पे, तो अगर आप सबसे पहले इन्वेंशन टेलीफोन का इन्वेंशन। सर बैकग्राउंड में मनीष सर की आवाज आ रही है जोर से। आपके पास हाँ वो बड़ा है, बगल में पड़ोस में बैठे हैं, चले गए 0 से लेके 9 तक। अच्छा, तो यहाँ पे आपका रिसीवर रहता था, है ना, यहाँ पे क्या करेंगे मनीष सर। ठीक है, फिर मेरी भी आवाज सुनो, ठीक है आयुष, अब आवाज आ रही मेरी? ठीक है, यस सर आ रही है। ठीक है। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। आपने जो पिछला टेस्ट दिया उसमें आपने बड़ा कंफ्यूजन था, है ना, आप डिप्लॉयमेंट मॉडल्स नहीं लिख पा रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिख पा रहे थे, बेनिफिट्स नहीं लिख पा रहे थे, पता नहीं क्यों, कंफ्यूजन क्यों था आपका। जो भी क्लाउड के डिप्लॉयमेंट मॉडल्स थे, पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी, हाइब्रिड, तो करना चाहिए था, आप लिख रहे, कंफ्यूजन हो रहा था आप लोगों को, है ना। तो अगर आप किसी अभी आज वाले मोबाइल को आप देखते हो तो उस मोबाइल को मेरे को बता सकते हैं क्या क्या बात है। और जो तीसरा क्वेश्चन था जहां पर आपको टाइप ऑफ सर्विसेज लिखनी थी, वो किसकी चीज, टाइप ऑफ सर्विसेज वही था, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, वहां पे आपको डिक्लेयर ये सब बताना था। कैरेक्टरिस्टिक्स में वही था कि ऑन डिमांड था, रैपिड इलास्टिसिटी है, रिसोर्स पूलिंग है, मेजर्ड सर्विस है, दैट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो एडवांटेजेस थे वहां पर एडवांटेजेस में आपको लिखना था स्केलेबिलिटी, इंस्टेंट, सेव मनी, रिलायबिलिटी, फिजिकल security. These were the topic actually which was asked in the last question. तो ध्यान रखिए कि क्या पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है उसी का आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, सुन रहे हैं आप लोग? सर आपकी आवाज ठीक है, ठीक है। तो आज हम थर्ड टेक्नोलॉजी शुरू करेंगे, दैट इज नोन एज ए ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी, ओके। तो आपका सारे मटेरियल को चूज करें मैकेनिकल ब्रांच वाले, उनके अलावा कोई भी ऐसे ब्रांच नहीं है जिसको इसकी नॉलेज मिलती है। सॉफ्टवेयर बता देंगे, सॉफ्टवेयर साइड सब बता देंगे। सॉफ्टवेयर को कौन जानता होगा ज्यादा? सीएस है ना, सीएस और जो इसका मदरबोर्ड है जिसको आप ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन आपने सुना है? किसी ने सुना है ब्लॉकचेन? इलेक्ट्रॉनिक है ना। अगर इलेक्ट्रिकल का मेजर रोल होता है ना तो ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी। आपने एक नाम सुना होगा बिटकॉइन, बिटकॉइन सुना है? यस सर। बिटकॉइन जो है वो यूज करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी इज अ ब्लॉकचेन एंड द एप्लीकेशन इज अ बिटकॉइन। बिटकॉइन इज नोन एज अ क्रिप्टो करेंसीज, है ना। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे पूरा कि ये ब्लॉकचेन है। अब ब्लॉकचेन थोड़ा सा क्या है कि इससे पहला जो एप्लीकेशन आया वो आया बिटकॉइन, इसलिए वो मार्केट में थोड़ा सा लोग उसको निगेटिव तरीके से देखते हैं, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो लीगल टेंडर नहीं है, वो लीगल नहीं है, मतलब बहुत सारे कंट्रीज या इवन इंडिया में भी उसको अलाउ नहीं है। सर अनकंफर्टेबल हो रहा है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही? आवाज तो मेरी आ रही है। बहुत दिक्कत हो रही है, पीछे से आवाज आ रही है। तेज आवाज आ रही है। मनीष सर थोड़ा सा स्लो करेंगे। मनीष सर, अरे मनीष सर थोड़ा सा स्लो, बच्चे मैकेनिक्स भी पढ़ रहे हैं साथ साथ। थोड़ा सा स्लो। हाँ, तो ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसका एप्लीकेशन है बिटकॉइन, है ना। तो ब्लॉकचेन करता क्या है? ब्लॉकचेन जो है ब्लॉक्स बनाता है ना, और ब्लॉक्स को फर्दर ऐड करता रहता है। जिसे हम समझना चाहेंगे, जैसे कि हमें बैंक जाते हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए, ठीक है, तो किसका पैसा है? आपका पैसा है, और आपके लिए सर्विस कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। तो बैंक उसके लिए आपको सर्विस देता है, कुछ चार्जेस लेता है ना। इंटरेस्ट भी देता है लेकिन चार्जेस भी हैं, कुछ चार्जेस भी। आप कोई भी सर्विस लेंगे बैंक से तो आपको चार्ज करता है। तो यहाँ पर बैंक थर्ड पार्टी की तरह काम करता है। जैसे पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे जो देता है वो भी थर्ड पार्टी है। तो आपकी हर एक ट्रांजैक्शन के लिए आपको कुछ
जो है वो पेमेंट गेटवे या बैंक को देना पड़ता है। लेकिन जब आप ब्लॉकचेन करते हैं तो इसमें क्या है, आपका जो ट्रांजैक्शन है वो रियल टाइम पर होता है और उसमें थर्ड पार्टी कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, आपका ट्रांजैक्शन में आप हैं और सामने जो आपको काम करना है वो अवेलेबल है, इसमें थर्ड पार्टी का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो दैट इज अ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को और ढंग से समझेंगे तो व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन इज सिंपली अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर that enables the sharing of value such as a payment between peers online. Importantly, blockchain allows the information to be shared without the need to go through any third party. ये बहुत important है, without the need of थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की कोई और इंटरमीडिएट की कोई जरूरत नहीं, जैसे कि बैंक में होता है पेमेंट करता है। ठीक है, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, एज नेम सजेस्ट, इट इज अ मेड ऑफ ब्लॉक्स। ब्लॉक्स होते हैं और सीक्वेंस में होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक चेन बोल देते हैं, है ना। ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन द चेन्स, ईच ब्लॉक स्टोर ए स्मॉल पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होगा उसकी जो डिटेल्स है वो उस ब्लॉक्स में स्टोर होती है, और वो ब्लॉक्स क्या है, वो चेन में आगे जाकर अभी मैं आगे बताऊंगा कि ब्लॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लॉक चेन बन जाता है। एवरी ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द ब्लॉक एंड दीज कंटिन्यूअस ब्लॉक इज क्रिएटेड द ब्लॉकचेन। ठीक है, समझ में आया? कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन है, किसी भी चीज का जो ट्रांजैक्शन है, समझ में आया? एक्चुअली हम ट्रांजैक्शन मोस्टली ये समझते हैं कि ट्रांजैक्शन मतलब हमने बैंक से ही कुछ लिया दिया, नहीं। अब बैंक के अलावा भी अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी फील्ड्स है वहां पर हम ट्रांजैक्शन का यूज कर सकते हैं, है ना। तो ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत सी फील्ड्स में होता है। तो वो जो ट्रांजैक्शंस है, जैसे कि मान लीजिए आपको रजिस्ट्री करानी है, आपके मकान की रजिस्ट्री है। ठीक है, अब आपके मकान की जो रजिस्ट्री होती है वो क्या होता है, बहुत फ्रॉड केस होते हैं। एक ही मकान की दो दो तीन तीन लोग रजिस्ट्री करा देते हैं, क्यों? जबकि वही गवर्नमेंट उस मकान की रजिस्ट्री कर रही है, तो उसे पता बैकग्राउंड में तो बहुत शोर आ रहा है। और आपके पास आपकी ही खुद की पावर है। अभी शोर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लो, सुनने का कोशिश करो जो मैं बोल रहा हूँ। जब आपने ठीक है, माइक मेरे पास ही है, अभी आप फोर्स लगा रहे हैं, है ना। सर बहुत आ रही है। लेकिन मूव नहीं होना वो अलग चीज है। जैसा मैं बताते हैं यहाँ पे हमारे माइंड डाइवर्ट हो रहा सर। तो अगर कोई आपसे मैकेनिक्स पूछता है, पहले मैकेनिक्स को देखिए आपकी आवाज तो मेरी पता नहीं बैकग्राउंड में सारे होते हैं। आवाज आ रही है आपसे? बस मैकेनिक्स आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। माइंड हो रहा सर, इधर भी डाइवर्ट हो रहा है, इधर भी, दोनों तरफ। तो दोनों तरफ एक ही सुन रहा है यार। हेलो, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ आप लोगों को। ये सारे बात हो गया, बता दो। तो ब्लॉकचेन के बारे में बता रहा हूँ। ब्लॉकचेन जो है ना, जो है वो सिक्योर है एक्चुअली, और यहाँ पे थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती, इंटरमीडिएट नोड्स की जरूरत नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन जो है वो काम कैसे करता है। तो जो ब्लॉकचेन है उसमें क्या होते हैं, इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स होते हैं। इम्यूटेबल्स मतलब वो रिकॉर्ड्स जो एक बार बन जाने के बाद उनको फर्दर अपडेट या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। जिनको रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता उनको बोलते हैं इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स। और ये रिकॉर्ड्स कहाँ रहते हैं? ब्लॉक्स में, जिसमें रहते हैं उसको बोलते हैं ब्लॉक्स। और विच लिंक यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी इज एन्क्रिप्शन टेक्निक, जिसके थ्रू हम अपने मैसेज को एक ऐसी भाषा में एन्क्रिप्ट कर देते हैं कि उसको कोई समझ ना सके, उसको बोलते हैं एन्क्रिप्शन। ठीक है, तो जो क्रिप्टोग्राफी है दैट इज एन्क्रिप्टिंग द मैसेज। ठीक है, जिसको कोई भी, जिससे कि हमारा जो डेटा है वो सिक्योर हो जाए, कोई भी उसको रीड आउट ना कर पाए। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो ब्लॉकचेन में क्या कहते हैं? इन द ब्लॉकचेन वंस द डेटा हैज बीन रिकॉर्डेड, जो भी डेटा या ट्रांजैक्शन था एक बार रिकॉर्ड हो गया, इट विल नॉट बी चेंज। उस ट्रांजैक्शन को और डेटा को क्या कर सकते हैं हम? चेंज नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ब्लॉकचेन जो है इस तरीके के जो रिकॉर्ड्स क्रिएट होते जाते हैं उन्हें एक क्या करता है,
चेन में आगे लगाता चला जाता है, जिससे कि वो ब्लॉक आगे क्रिएट होते जाते हैं। अभी आपको इतना समझना है कि ब्लॉक क्या होते हैं। ब्लॉक जो है उनमें ट्रांजैक्शन डिटेल्स होती है, ठीक है, और उन ट्रांजैक्शन डिटेल्स को क्या कर नहीं पाते, उसको हम कभी भी ऑल्टर मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। देखो 6th स्टेज में समझाने का प्रयास कर रहा है कि हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स। तो सबसे पहले स्टेज में दिखा रहा है एक ट्रांजैक्शन इज रिक्वेस्टेड। देखिए इधर से आप कार्ड लिया हुआ है, उधर से एक व्यक्ति हाथ शो कर रहा है कि वो ट्रांजैक्शन करना चाहता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजैक्शन होने वाला है, ये ट्रांजैक्शन कहाँ होगा, इस इंफॉर्मेशन कहाँ होगी, ब्लॉक के अंदर। तो उसके लिए एक ब्लॉक बनाएगा। अ ब्लॉक दैट रिप्रेजेंट द ट्रांजैक्शन इज क्रिएटेड। जो ट्रांजैक्शन हुआ उसकी इंफॉर्मेशन ब्लॉक में हो गई। अब इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिटकॉइन से। तो ये कॉइन जो है ये फिजिकली कॉइन नहीं होते, ये एक वर्चुअली कॉइन, एक सीक्वेंस ऑर्डर नंबर होता है, ट्रांजैक्शन सीक्वेंस ऑर्डर नंबर होता है, उसको कॉइन बोलते हैं। कॉइन कोई ये फिजिकली कॉइन नहीं है कि आपका ये 2 रुपए का सिक्का है या 5 रुपए का सिक्का है, ये नहीं है। ये क्या है, फिजिकली नहीं है, ये एक सीक्वेंस, इनक्रिप्टेड सीक्वेंस है जिसको कोई बाहरी व्यक्ति नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो वो ब्लॉक बन गया। अब ये ब्लॉक क्या होता है, सारे नोड पर सेंड किया जाता है। जितने भी उस चेन से रिलेटेड ब्लॉक है, ठीक है, उस नेटवर्क में उसको सेंड किया जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये यूनिक है। इस यूनिक को वेरीफाई कर देता है। सभी लोग बता देते हैं, सारे नोड, भाई ब्लॉकचेन है ना, तो जब भी नया ब्लॉक ऐड होगा तो वो ब्लॉक जो है सारे रेस्ट जितने भी जुड़े हुए ब्लॉक हैं उनको क्या करेगा, उनसे वेरीफाई कराएगा कि ये जो सारे नोड हैं, मैं जो अभी ऐड हुआ हूं, मैं सबसे यूनिक हूं। इस बात को सारे नोड एक्सेप्ट करेंगे। जब इसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो अपने ब्लॉकचेन में इसको ऐड कर देंगे, और इसके ऐड होने पर ही क्या होगा, एक रिवॉर्ड पॉइंट जाएगा, है ना, एक रिवॉर्ड पॉइंट आएगा जिसके बारे से ये पता चल जाएगा नाउ द ट्रांजैक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। तो इसकी 2 बड़ी खासियत है। क्या, क्योंकि ये पब्लिक होता है। ब्लॉकचेन क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, पब्लिक होता है, मतलब सबको पता है, जितने भी उस नेटवर्क में है सब जानते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो उस ब्लॉकचेन का पार्ट है। लेकिन जो ब्लॉकचेन से बाहर है वो उसको रीड आउट नहीं कर सकता, है ना। लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर एक ब्लॉक आया हुआ है जो यूनिक है, ठीक है। इस तरीके से ब्लॉकचेन क्या करता है, काम करता है ना। ब्लॉक क्रिएट किया, ब्लॉक को वेरीफाई किया, वेरीफाई होने के बाद क्या किया, उसका जो कि एक वेरीफाई हो चुका है तो एक रिवार्ड टोकन उसको दिया, जिससे कि ट्रांजैक्शन को कंप्लीट माना गया। तो क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप्स के ब्लॉकचेन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन, 3 तरीके के ब्लॉकचेन होते हैं, पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन और कंसोर्टियम या फेडरेटेड ब्लॉकचेन, ठीक है। पब्लिक ब्लॉकचेन का मतलब है, जैसा कि इसमें नाम बता रहा है ना, क्या है, here no one is in charge and anyone can be read, write, audit the blockchain, ठीक है। तो पब्लिक ब्लॉकचेन क्या होता है, कोई भी उसको देख सकता है, जो उस नेटवर्क का पार्ट है। ऐसा नहीं कि कोई भी का मतलब कि आप भी देख सकते हैं, नहीं, आप अगर उस ब्लॉकचेन में जुड़े हुए हैं और आप माइनिंग कर रहे हैं तो you can also see the details, ठीक है। इसको बोलते हैं पब्लिक ब्लॉकचेन। प्राइवेट ब्लॉकचेन, as the name suggests, it is a private property of an individual and organization। ये प्राइवेट ब्लॉकचेन होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड है। And the third one is a consortium, मतलब selected member of consortium can read, write, audit the blockchain। कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, peers ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, है ना, जो मैनेजमेंट टाइप का काम देखते हैं, मान लीजिए, उन्हीं के पास केवल अथॉरिटी है to need to change and update the details of the blockchain। ओके, तो इस तरीके से 3 तरीके के ब्लॉकचेन होते हैं। तो जैसे कि आप कहोगे कि बिटकॉइन कौन सा ब्लॉकचेन है, तो बिटकॉइन इज अ पब्लिक ब्लॉकचेन, है ना, कोई भी उससे ऐड हो सकता है, तो पब्लिक ब्लॉकचेन है, ठीक है। सर, हाँ बोलो बेटा। सर आपने कहा था कि ये ब्लॉकचेन में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये फेडरेशन वाले में चेंज कैसे हो जाएगा? नहीं, फेडरेशन वाले चेंज नहीं कर सकते। फेडरेशन का मतलब है कुछ लोग ही, जैसे अभी जो ब्लॉकचेन बनाया उसमें जितने भी नेटवर्क पे लोग हैं सारे लोग देख सकते हैं, सारे लोगों को पता होगा। अब केवल कुछ लोगों को ही पता होगा, ठीक है।
कुछ लोगों को ही पता हो, सबको नहीं पता होगा। प्राइवेट और फेडरेटेड में क्या डिफरेंस है? प्राइवेट में तो आपका केवल इंडिविजुअल है, ठीक है, आप इसको समझो। पब्लिक का मतलब ओपन टू ऑल, प्राइवेट का मतलब ओनली वन पर्सन और वन ऑर्गेनाइजेशन, और कंसोर्टियम का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, सम ग्रुप ऑफ पीपल, सम मेंबर्स जो है वो कुछ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक मतलब नोन टू एवरीवन, दोज बिलोंग्स टू द नेटवर्क। प्राइवेट that belongs to a particular individual and the organization. Consortium, only some people or the few members of that organization can access. Rest or in motion. तो क्वेश्चन आता है when was the blockchain first created? ब्लॉकचेन सबसे पहले क्रिएटेड कब बनाया गया, ठीक है। तो ब्लॉकचेन इज नॉट द ओरिजिनल आइडिया, एक्चुअली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, टू टेक्नोलॉजीज का बहुत बड़ा ये था। ये तभी दिमाग में आया कि जो बैंक है, थर्ड पार्टी है, इसको कैसे हटाया जाए और सिक्योर ट्रांजैक्शन कैसे किया जाए विदाउट थर्ड पार्टी, और सिक्योर ट्रांजैक्शन करने के लिए ये माइंड में चल रहा था। तो दो चीजें थी, तो ट्रांजैक्शन के लिए तो नेटवर्क चाहिए, इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग, इसको बोलते हैं नेटवर्किंग, और जो सिक्योरिटी है दैट इज नोन एज ए क्रिप्टोग्राफी। तो इन दोनों को कंबाइन किया गया। कौन सी? प्री एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज जो थी, क्रिप्टोग्राफी एंड पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग, जिसको बोलते हैं नेटवर्किंग। ये दोनों को जब कंबाइन किया गया तब यहां से एक नया टर्म निकल के आया, ब्लॉकचेन, है ना। और इट वाज क्रिएटेड इन 2008 में बनाया गया था, और इसको बनाने वाले कौन थे? सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो। तो जैसे आप बिटकॉइन आप खरीदोगे, या कभी आपने सुना होगा इसकी यूनिट जो होती है 1 सतोशी, 2 सतोशी, 3 सतोशी, 100 सतोशी, इस तरीके से आते हैं। जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, वैसे ही इसकी जो यूनिट है बिटकॉइन की, वो सतोशी उसी के नाम से ही है जिसने ये बनाया था, है ना, ठीक है। तो बनाने वाला कौन था? सतोशी नाकामोटो। कब? 2008 में, 2008 में जब ये बनाया गया था। और आज कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। सर ये इंडिया में बैन क्यों है? इंडिया में बैन अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें ना सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कोई गवर्नमेंट जो है, जो एक तरीके से एक लीगल वे में चलता है, उसको ही ट्रैक करना आसान है। इसको ट्रैक करना आसान नहीं है, मतलब ये क्रिएट हो गया तो उसको कोई भी इंटरप्ट नहीं कर सकता, इसलिए बहुत लोगों के परे है। गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती, उसको किसी भी तरीके से बंद नहीं कर सकती, बैन नहीं कर, मतलब वो नहीं कर सकती। इसका अगर आपने ले लिया तो गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि आप मत लो या आपको पकड़ लेंगे, वो आपका कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया? क्योंकि आप क्रिप्टोग्राफी, क्योंकि इसकी जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक क्या है, इनक्रिप्टेड मैसेज है, वो आपको मिला है। और इसकी जो कॉस्ट है वो आज पता ही होगी, एक बिटकॉइन की कॉस्ट कितनी है, पता है? 2008 में करीब 1-2 रुपए से शुरू हुआ था एक कॉइन। आज कितना है? समथिंग 12 लाख। हाँ, 12 से 15 लाख रुपए का एक कॉइन है सर। यस सर। समझ में आया? 12 से 15 लाख रुपए के बीच का कोई रेंज है, उसमें चल रहा है इसका एक कॉइन। मतलब 12 साल में कोई व्यक्ति 20 लाख है आज दिखा रहा है। आज का करंट प्राइस दिख रहा है। यस सर, 20 लाख है। तो बताइए आप, 1 रुपए जिसने लिया था, इसके पास 1 रुपए जिसने लगाया था 2008 में, वो आज 20 लाख हो गया। मतलब कितना गुना रिटर्न हो गया 12 साल में। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को केवल बिटकॉइन की नजर से देखते हैं, इसलिए हम उसे ना गलत समझते हैं, गवर्नमेंट भी गलत। लेकिन ब्लॉकचेन एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, इसका देखो यूज बहुत जगह कर सकते हैं, बहुत जगह कर सकते हैं। जैसे कि मैं रजिस्ट्री वाला बता रहा था कि व्यक्ति रजिस्ट्री कराता है, एक ही मकान की एक से ज्यादा रजिस्ट्री हो जाती है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती और रजिस्ट्री करती चली जाती है, जबकि गवर्नमेंट ही कर रही है। पहले उसने एक ओनर को उस मकान को रजिस्टर्ड दिया, फिर कोई फ्रॉड, कोई जो डिस्प्यूटेड लैंड होती है उसमें 2-3 उसके ओनर हो जाते हैं, और दोनों तीनों जो है वो अपनी रजिस्ट्री रिवील करते हैं, शो करते हैं कि आई एम द ओनर ऑफ दिस लैंड और आई एम द ओनर ऑफ दिस प्लॉट। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि इसकी तरह रजिस्ट्री हो चुकी कि नहीं, कोई भी नया आता है उसको रजिस्टर्ड कर देती है। तो ये गवर्नमेंट का फेल
तो ब्लॉकचेन से क्या होगा कि एक बार जो मकान की रजिस्ट्री होगी इसकी दोबारा नहीं रजिस्ट्री हो सकती, समझ में आया? वो ब्लॉक दोबारा ऑल्टर नहीं किया जा सकता, मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता, है ना? सेल आउट किया जा सकता है लेकिन मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता। सेल करने के बाद उसको मॉडिफाई कर सकते हैं लेकिन इस तरीके से नहीं ले सकते। तो ये जो टेक्नोलॉजी आने वाले समय में बहुत ज्यादा फील्ड में यूज होगी और ये सिक्योरिटी का बहुत मतलब जो बूमिंग टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, इसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। जो लोग सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, ब्लॉकचेन की तरफ जाना चाहते हैं, वो इस तरफ जा सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल नया फील्ड है और इसमें काम करने वालों को बहुत बेनिफिट होगा। अब देखो ये कह रहा है कि ब्लॉक्स का काम मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द ब्लॉक्स इन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? तो मैंने बताया द ब्लॉकचेन कंसिस्ट ऑफ ए लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है? रिकॉर्ड्स होते हैं, हर एक ब्लॉकचेन में क्या होते हैं, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं और हर रिकॉर्ड स्टोर किसमें होता है, ब्लॉक में। रिकॉर्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, और स्टोर्ड किसमें होते हैं, ब्लॉक में। और ये ब्लॉक किसमें है, ये एक चेन के आगे लिंक होते रहते हैं। देखो न्यू ब्लॉक्स आए, चेन थी, ठीक है, फर्दर ये ऐड होते रहते हैं। तो ये जो नेटवर्क बना इसमें मोस्टली पता होता है ये वेरीफाइड होके नोड लगा है, ये जो ब्लॉक है ये यूनिक ब्लॉक है, इसीलिए उसकी चेन बनती चली जा रही है, समझ में आया? बहुत जगह पेटेंट, मैं अभी ऐप में आपसे बात करूंगा कि ब्लॉकचेन का कहाँ यूज कर सकते हैं। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है, उसमें यूज होता है। मैंने कहा जैसे कि लैंड प्रॉपर्टी डील है, उसको भी यूनिकली फाइंड कर सकते हैं। बहुत जगह पेटेंट होते हैं आपके म्यूजिक एल्बम्स के या आपके ट्यून के, कोई उसको चुरा ना पाए, लिरिक्स के। बहुत जगह ब्लॉकचेन यूज हो रहा है, बहुत जगह। अपने पेटेंट को सिक्योर करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, अपने कंटेंट को सिक्योर करने के लिए दे आर यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कि कोई भी उसको अल्टर नहीं कर सकता जिसने एक बार मॉडिफाई बना दिया, है ना? तो बहुत सारी फील्ड्स है, म्यूजिक इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, है ना, और मेडिकल इंडस्ट्रीज, दे आर यूजिंग सच टेक्नोलॉजी फॉर सिक्योरिंग देयर डेटा, देयर इंफॉर्मेशन, दोस कैन नॉट बी मॉडिफाइड और अल्टर। तो ब्लॉक्स जिसमें जो रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स कंटेंट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड दीस आर कैन पुटिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ एवरी the new added from the next to the existing blockchain. Yes beta, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू सर। आप माइक, आपने ईयरफोन ले रखा है? हाँ बताओ, तो आपको सुन रहा हूँ नहीं सर, जैसा आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन बैकग्राउंड में सर मल्टीपल वॉइसेस आ रही है आपके पीछे से। वो मैं समझ रहा हूँ सर, सर पढ़ा रहे हैं, सर बगल में पढ़ा रहे हैं बेटा। सर आप ईयरफोन के माइक को अपने मतलब माउथ के पास रख लो। मैं सही कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही रख रखा है जैसे आपने कहा। मैंने बिल्कुल माइक को अपने पास रख रखा है, मैं उसे आपका एरिया इंक्रीज हो जाएगा। एरिया को जब वॉल्यूम में निकालते हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, एरिया इनटू लेंथ। तो क्वेश्चन है कि व्हाई इज द ब्लॉकचेन इज अ ट्रस्टेड अप्रोच, क्यों इसको ट्रस्ट किया जाए, है ना? तो देखो यहाँ पर इसके आंसर मिलते हैं। Blockchains can be trusted due to so many reasons. क्या है? Its compatibility with other business applications due to its open source nature. Open source nature मतलब access to everyone, है ना? आपको एक्सेस करना है, आपको बनाना है, आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए कोई वेंडर नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है। That is, those are things are license free, vendor free, known as a open source. ठीक है? उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, आपको इसको आप इसे यूज कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन, ठीक है? इसीलिए ब्लॉकचेन का होता है। अगर आप बिटकॉइन को अगर देखोगे, बिटकॉइन की जो हिस्ट्री है वो भी ठीक नहीं थी एक्चुअली। बिटकॉइन जब बनाया था तो उसका जो वो होता था ट्रांजैक्शन, पता है, वो ड्रग्स सप्लाई में जो ट्रांजैक्शन होता था ड्रग्स के लिए, उसको उसके पैसे चार्ज करने के लिए बिटकॉइन का यूज किया जाता था। और इंटरनेशनल वीपन्स जो खरीदे जाते थे, जो आतंकवादी वीपन्स खरीदते थे ना, टेररिस्ट जो बाई करते थे वीपन्स, दे आल्सो यूज बिटकॉइन फॉर परचेजिंग सच वीपन्स, है ना? दे ट्रांसफरिंग मनी थ्रू दिस बिटकॉइन। तो वो बिटकॉइन का यूज करके ट्रांसफर, इसलिए भी इसका बिटकॉइन का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो भी थोड़ा सा
ऐसा है कि इन कामों में यूज नहीं हुआ, लेकिन दे आर यूजिंग। दुबई में आप लैंड भी खरीद सकते हो, बहुत सारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंट्रीज से अलाउड किया है। आप दुबई में अगर खरीदना चाहते हैं, वो यूके में भी है, यूएस में भी है, कहीं कहीं उसका कुछ लोग उसको वैलिड देते हैं, कुछ गवर्नमेंट उसको अलाउड करती है, कुछ नहीं करती है ना। क्योंकि उस पे वो एक पैरेलल करेंसी है, मतलब एक पैरेलल इकोनॉमिक व्यवस्था है, जिससे कि वो आने वाले समय में आपकी गवर्नमेंट को भी कैप्चर कर सकती है। इसलिए लोग डरते हैं, क्योंकि उसमें वो डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज नहीं है। सेंट्रलाइज मतलब एवरीथिंग कम्स थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ द फेडरेशन। जो भी अथॉरिटी के थ्रू आता है उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज, लेकिन जो भी अथॉरिटी के मतलब से नहीं आ रहा उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज, है ना। तो जो डिसेंट्रलाइज स्थिति में ब्लॉकचेन काम करता है, मतलब सेंट्रलाइज नहीं। इसलिए ये जो खतरनाक है, इसके जो कॉन्टेक्ट्स हैं, अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉन्टेक्ट, दैट कैन नॉट बी अल्टर एंड मॉडिफाइड, नहीं किए जा सकते। Its security, it was meant for online transaction. Developer have paid special attention to keeping the pace when it comes to security. बहुत बढ़िया है। सिक्योरिटी क्या है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, आपको फिजिकली कोई कॉइन नहीं है, आपका सब चीजें क्या है? ऑनलाइन है, और वो क्या है? सिक्योर है। It really doesn't matter what type of business one owns, blockchain can easily be considered. किसी भी टाइप के बिजनेस के लिए, किसी भी टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए यू कैन यूज द ब्लॉकचेन। कैसा भी ट्रांजैक्शन है ना, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। केवल पैसे की नहीं है, आपको मकान की रजिस्ट्री करानी है, आपको अपना म्यूजिक ट्यून या म्यूजिक एल्बम को इनक्रिप्ट कराना है, या उसको सिक्योर रखना है। फ्यूचर में आप कुछ करना चाहते हैं, उसको भी अभी आप सिक्योर कर सकते हैं। तो ये सब सिक्योरिटी के लिए भी आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, ये भी लोग नहीं, ये ब्लॉकचेन नहीं है। गूगल पे और पेटीएम ये ब्लॉकचेन नहीं है। ये जो है ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या है? एक ना वो कहेंगे कन्वीनियंस, सुविधाएं हैं। आपको एक सुविधा दी गई है, क्योंकि आपको आपका अपना ही पैसा पे कर रहे हो ना। वो एक इंटरफेस दे दिया है, गेटवे दे दिया है, जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। बस ये है, यूपीआई पेमेंट गेटवे। सर इसका यूज तो सिर्फ इंडिया में कर सकते हैं ना सर? तो इंडिया से बाहर तो नहीं कर सकते? नहीं, इंडिया के बाहर जहाँ नहीं आप जाएंगे तो बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि मनी आपकी कन्वर्ट हो जाती है डॉलर में, जहाँ भी आप जाएंगे, ठीक है। वो अलग बात है, लेकिन ये है कि ये आपका अपने बैंक अकाउंट में पैसा है ना, और वहाँ पर आप मैनेज करने के लिए थर्ड पार्टी के थ्रू कर रहे हैं, है ना। थर्ड पार्टी को यूज करेंगे, थर्ड पार्टी को जब यूज करेंगे तभी आप इसे पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्लॉकचेन में जो डेटा है बहुत सिक्योर है, थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं है। मतलब आप समझ लो कितने लोग यूज कर रहे हैं कि 12 साल में कोई कीमत 1 रुपए से 20 लाख हो गई। कोई चीज 1 रुपए से 20 लाख हो रही है, मतलब क्या? मतलब बहुत लोग उसे यूज कर रहे हैं, बहुत लोग यूज कर रहे हैं, और इसको अब यूज उसको किसी भी बिजनेस में कर सकते हैं, कैसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन में कर सकते हैं। ये बात है, सामने वाला अवेलेबल है, आपके पास 2-4 कॉइन है, आप खरीद सकते हैं कुछ। अब वो एक कॉइन भी जो है वो 100 पार्ट्स में भी बेचा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप पूरा कॉइन्स में भी उसको भी बेच सकते हैं। वो उस तरीके से बिजनेस एस्पेक्ट है, तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। सामने वाला बस क्या होना चाहिए, सामने वाला उस करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे। और ये ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, ये सबको बाईफार करता है, क्योंकि ये ग्लोबल ट्रेड है, और ये चाहे आप इंडिया हो, यूके हो, यूएस हो, सब जगह वैलिड है। मतलब वैलिड इन द सेंस ब्लॉकचेन का एक ही यूनिट है। अब यहाँ इंडिया में रुपीज चलता है, यूके में डॉलर है, यूके में पाउंड है, यूएस में डॉलर है। इसका मतलब क्या है? ये तो अलग अलग कन्वेंशन है, लेकिन बिटकॉइन का एक ही कन्वेंशन है। तो ऑल ग्लोबल जो है एक साथ चलता है, और रियल टाइम अपडेशन होता है। तुरंत ट्रांजैक्शन करेंगे, ट्रांजैक्शन हो जाएगा। क्लियर हो तो बताओ मुझे आप। रिलेशन क्या है? द फोर्थ व्हिच कैन ऑफर बाय ए। तो प्रॉपर्टीज और फोर्थ की फीचर्स ऑफ जो ब्लॉकचेन है ना, वो यही है कि एक तो ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है,
और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होने के बाद डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। लेजर क्या होता है? बैंक में आप गए होंगे, आपको पता होगा, जो भी आप लेन देन करते हो एक बड़ी सी बुक में स्टोर किया जाता है, जिस बुक में लिखा जाता है उसको लेजर बोलते हैं। अब ये लेजर किसके पास है? बैंक के पास है। तो बैंक ही जानती है क्या लेन देन हुई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है मतलब ये लेजर बहुत लोगों के पास है, जिसमें लिखा हुआ है कि ये क्या आया क्या गया। तो देख सकते हैं हम इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, अब इस प्लॉट की रजिस्ट्री दोबारा नहीं हो सकती है ना। तो हम उस लेजर को एक नेटवर्क में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी जीडीए है या डीडीए है, उसने अपना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इंक्रिप्टेड किया है, तो उसका लेजर एक नोन है ना। वो बार बार उस लेजर को अपडेट नहीं करेगा, क्योंकि एक ब्लॉक में एक ट्रांजैक्शन हो गया, एक मकान की रजिस्ट्री हो चुकी है, तो बार बार उस मकान की रजिस्ट्री नहीं की जा सकती, एक ही बार रजिस्ट्री है। तो वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, आप देख भी सकते हैं। सेफर एंड सिक्योर इकोसिस्टम है, बिल्कुल बिल्कुल सिक्योर है, आप इसको ब्रेक ही नहीं कर सकते, क्योंकि माइनिंग होती है। बहुत माइनिंग होने से ये कोड निकलता है, माइनिंग के लिए एनर्जी लगती है, कंप्यूटेशन पावर लगती है, उससे ये निकलता है, बहुत समय चलता है। माइनिंग एक प्रोसेस है जिससे ये जो कोड बनते हैं, ट्रांजैक्शन यूनिक कोड बनते हैं ना, ये कोड जो आते हैं वो माइनिंग से ही आते हैं, ठीक है। और माइनिंग है, माइंटिंग है? नहीं, माइनिंग अलग चीज है, मिंटिंग अलग चीज है। माइनिंग का मतलब होता है कि खोजना। आपने सुना है कैसे माइनिंग होती है? सुना है बिटकॉइन की माइनिंग के बारे में? सुना है कभी? नो सर। तो माइनिंग एक प्रोसेस है। अभी भी बहुत सारे पैरेलल कॉइन भी चल रहे हैं। आप आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आप जब कल आओगे ना क्लास में, जब ऑफलाइन क्लास आओगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि माइनिंग कैसे होती है। इसके लिए फिर दिखाऊंगा, मैं अपने फोन पे ही दिखाऊंगा। ओके सर। क्या हो गया? stress is the term which can define as a ratio of internal resistance to the perpendicular area। और मिंटिंग है जो ये का मतलब यही है कि एक तरीके से जो है ना आपको वही जो कोड मिला है, उस कोड को एक ढालने के बराबर था। जैसे मिंटिंग मतलब जैसे वही हो गया, जैसे कि सिक्का आप ढाल रहे हो ना, सिक्के को ढाला जाता है, मतलब उसमें बहुत सारी फिजिकल कॉइन होता है। तो उसको बनाने के लिए क्या होता है? आपको डिफरेंट मेटल्स चाहिए जिनको मेल्ट करके एक पर्टिकुलर सांचे में डालेंगे तो वैसे ही सेम बनकर आएगा ना, डाइल्यूट डाल। तो वही जो वहाँ फिजिकल प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को जब लॉजिकली कर रहे हैं कोड के थ्रू में, तो उसको भी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? मिंटिंग बोल देते हैं, मिंटिंग। पूछ रहा है, इट इज पॉसिबल इन ब्लॉकचेन टू रिमूव वन और मोर ब्लॉक फ्रॉम द नेटवर्क? यस, इट कैन बी डन। There are times when only a specific portion of this online ledger is to be considered. With the help of default option and filters, this can be easily be done without making a lot of efforts. तो alter करना नहीं कर सकते, लेकिन आप रिमूव कर सकते हैं, है ना। रिमूव किया जा सकता है, रिमूव हो जाएगा। मैंने है ना उसको यूज नहीं किया तो उसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने का मतलब यही हो गया कि आपने जो प्लॉट था वो किसी को सेल आउट कर दिया, तो आपकी इंफॉर्मेशन चली गई। अब वो जो नई इंफॉर्मेशन अपडेट होगी वो नए ब्लॉक से ऐड हो जाएगी। उस ब्लॉक में नए व्यक्ति का नाम होगा जिसके नाम ये प्लॉट की रजिस्ट्री हुई है, तो वो ऐड हो जाएगा उसमें, और आपका रिमूव कर दिया जाएगा ना। आपने कॉइन थे, आपने कॉइन बेच दिए, तो अब कॉइन बेच दिए तो ट्रांजेक्शन बेचने का हो गया ना, तो वो जो एक्सचेंज होता है, इसका भी एक्सचेंज होता है, तो एक्सचेंज अपने पास रखता है। कॉइन को खरीदने और बेचने का भी एक्सचेंज होता है। तो कॉइन इसको बेचा, तो जिसको बेचा वो एक्सचेंज में गया, एक्सचेंज उसको दोबारा बेचेगा, तो क्या करेगा? तुम्हारे नाम से तुम्हें इन्फॉर्मेशन करके उसको यूनिक करके तुम्हारे नाम से उसको ऐड कर देगा, है ना। तो वो जो ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन है ना, वो नए ब्लॉक के थ्रू क्रिएट होके ऐड हो जाएगा चेन में, तो नेटवर्क का आप हिस्सा हो जाओगे, ठीक है। हाउ डज ब्लॉकचेन सपोर्ट बिटकॉइन? बिटकॉइन को सपोर्ट कैसे करता है ब्लॉकचेन?
तो बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन इज ए क्रिप्टो करेंसी, है ना, डिजिटल कैश, है ना, डिजिटल कैश। और इसको कैसे ले सकते हैं? बिटकॉइन ओनली एग्जिस्ट ऑनलाइन, है ना, इट एक्सचेंज नीड टू बी रिकॉर्डेड डिजिटली। जो भी एक्सचेंज है इसका, वो क्या होगा, वो जो रिकॉर्ड होगा उसको डिजिटली इसको स्टोर करेगा, है ना। तो ब्लॉकचेन essentially act as a digital ledger to record all transaction happening between the peers online and provide a secure and decentralized record for the exchange। ये भी एक डिफिनेशन ही है, ये जो इतना मैं इसको कर रहा हूँ ना, that is also one of the definition of the blockchain। क्या कह रहा है? ब्लॉकचेन एक्ट as a digital ledger to record all transaction happening between the peers online and provide a secure and decentralized record for all the exchange। अब decentralized में बार बार इसका नाम ले रहा हूँ, तो नॉन गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइज मतलब सेंट्रलाइज पीपल नहीं है, मतलब एक आदमी नहीं इसको गवर्न कर रहा है, क्योंकि ओपन ऑल है, ओपन टू ऑल है ना, मतलब इसके बहुत सारे, कोई एक पर्टिकुलर इंचार्ज नहीं। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है? इट मींस द इंफॉर्मेशन इन द ब्लॉकचेन इज नॉट स्टोर्ड इन अ सिंगल प्लेस, बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द नेटवर्क ऑफ पीपल हु आर यूजिंग इट, है ना। अब जो इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए, क्योंकि डिसेंट्रलाइज होगी तो क्या होगा, वो बहुत जगह पे होगी, तो उसको हर नेटवर्क के लिए, जैसे कि मान लीजिए शास्त्री नगर एरिया में आपने मकान लिया और वहां की आपने रजिस्ट्री कराई, तो वो जो वहां का ब्लॉकचेन होगा, वहां सब शास्त्री नगर से रिलेटेड ही होंगी। लेकिन कोई अब दूसरा एरिया मुझे याद ही नहीं आ रहा, और कौन सा एरिया है? जागृति विहार, जागृति विहार, वेरी गुड। तो जागृति विहार है, मान लीजिए जागृति विहार में कोई लैंड लेता है, ठीक है, तो जागृति विहार में अगर लैंड लेता है तो हमें पता होना चाहिए ना कि जागृति विहार वाले के पास भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो शास्त्री नगर में है वो लैंड बची नहीं है, वो सारे ओनर ये हैं, इन्होंने खरीद लिया हुआ है ना। अब मान लो उसको पता नहीं, जागृति विहार का पता ना चले, वो क्या मैं शास्त्री नगर में ही खरीदना चाहता हूँ, तो उसको फिर कोई डुप्लीकेसी कर देगा। तो शास्त्री नगर की इंफॉर्मेशन एक जगह स्टोर्ड है सारे नेटवर्क में, तो ये बंदा कैसे करेगा? तो इस बंदे के लिए भी वहां पर एक जो होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। अगर इसी डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होता है ना, वो इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाता है, और सेंट्रलाइज में इंफॉर्मेशन क्या होती है, वो सेंट्रलाइज ही शेयर्ड होती है, एक व्यक्ति ही शेयर करेगा, वो सबके पास होती है, ब्रॉडकास्ट होता है सेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, वो एक स्मॉल ग्रुप में ब्रॉडकास्ट होके इस तरीके से इंफॉर्मेशन आगे जाती है, ठीक है। छोटे छोटे सेंट्रलाइज सिस्टम बनाए जाते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ आपको डायग्राम, ये देखो, है ना, ये देखो सेंट्रलाइज सिस्टम दिख रहा है ना। अगर ये फेल हो गया, सेंटर अगर फेल हो गया, तो इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, है ना। लेकिन इसमें कोई सेंटर फेल नहीं, क्योंकि एवरी नोड इज सेल्फ सेंटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। उससे दूसरे भी नोड्स ऐड हैं, तो मतलब वो अगर फेल भी होता है तो उसके दूसरे से कम्युनिकेशन किसी का ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो केवल 1 to all जा रहा है, ठीक है, 1 to many, यहाँ many to many है, सब व्यक्ति सबसे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। और ये है सेंट्रलाइज सिस्टम। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, काफी स्ट्रांग होता है ना। देखो जैसे दिखा रहा है, यहां पर भी देखिए, आप नीचे देखिए, देखिए डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है ना, ये क्या है, सेंट्रलाइज नेटवर्क, और ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो डिसेंट्रलाइज देखो, एक जगह सेंटर है, फिर सेंटर से इंफॉर्मेशन दूसरे सेंटर पर गई, फिर दूसरे सेंटर पर गई, इस तरीके से सेंटर। तो ये जो सेंटर पॉइंट दिख रहे हैं, ये सेंटर पॉइंट जो है वो इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, शेयर करते हैं, जिससे सारे नेटवर्क में पता चलता जाएगा कि कोई भी जो व्यक्ति है वो फर्जी नहीं है, मतलब कि इस नेटवर्क से जुड़े हुए सारे व्यक्ति जो है उनकी इंफॉर्मेशन क्या है, यूनिक है, और उसमें वो कोई भी फर्जिफिकेशन नहीं कर सकते, है ना। तो ये था सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या है?
डिस्ट्रीब्यूटेड बेटा ये है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में ये है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड को ऐसे समझ सकते हो, मैं ऐसे बताता हूँ कि जैसे मान लो सर्वर है, ठीक है। अब जो गूगल का सर्वर है, मान लो आप गूगल करते हो, तो गूगल कहाँ की कंपनी है? यूएसए यूएसए की कंपनी है, ठीक है। अब हर व्यक्ति इंडिया से ओपन करता है साइट google.com, ठीक है। तो आपने कहाँ से ओपन किया? आपने ब्राउजर में गए, लिखा google.com, तो खुल जाता है गूगल, खुल जाता है ना। आप मोबाइल पे लिखेंगे या लैपटॉप पे ब्राउजर पे लिखेंगे तो ओपन खुल जाएगा ना। google.com ओपन करेंगे तो नहीं खुलेगा, बोल ही नहीं रहा। हेलो हेलो, google.com लिखोगे तो आएगा ना। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ है? आप एज ए क्लाइंट ना रिक्वेस्ट कर रहे हो सर्वर को, ये रिक्वेस्ट भेजा आपने, जैसे आपने ब्राउजर पे लिखा google.com और एंटर किया, वैसे ही क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन और गूगल का पेज खुलना है, तो ये इन्फॉर्मेशन गूगल के सर्वर से आएगी। अब आपको गूगल का सर्वर पता चला कि गूगल तो यूएसए में है, तो उसका सर्वर कहाँ होगा? यूएसए में होगा, है ना। तो क्या करता है गूगल? अब पहले जो कंपनीज थी, आज से 20-25 साल पहले, 20 साल पहले, तो 20 साल पहले क्या था, एक या दो सर्वर होते थे, है ना। इसलिए थोड़ी स्पीड भी स्लो थी और कभी कभी हैंग हो गया तो फिर आपको रिस्पांस बहुत डिले हो जाता था। 2-3 घंटे के लिए हैंग हो गया तो फिर रिस्पांस नहीं आता था। अब क्या डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर से, मतलब वो सर्वर यूएस में ना होकर वो सर्वर अब चाइना में भी है, इंडिया में भी है, जापान में, एशिया में, सब जगह है। तो उसने हर कंट्री में रीजन वाइज क्या बना रखे हैं? सर्वर बना रखे हैं, जिससे कि वो ओरिजिनल सर्वर या जो ओरिजिनल कंपनी है, मान लीजिए जो या यूएस में सर्वर है, उस पर लोड ना पड़े। उसने लोड को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरीके से हमने जो सर्वर का कनेक्शन बनाया वो क्या बना दिया? कंट्री वाइज बना दिया, कॉन्टिनेंट वाइज बना दिया, लोकेशन वाइज बना दिया, है ना, जिससे कि हमारे यूजर बढ़े, है ना। जैसे कि आप जीमेल है, तो आप जीमेल पे जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो कहाँ क्रिएट होता होगा? उसकी एक कॉपी तो उसके ओरिजिनल सर्वर पे भी रहती है, क्योंकि एक कॉपी आपके ओरिजिनल सर्वर पे भी है, एक जो सर्वर इंडिया में उस पे भी रहेगी, क्योंकि यही जीमेल जब आप यूएस में जाएंगे और यूज करेंगे तो क्या खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खुलेगा, खुलेगा, वेरी गुड, खुलेगा। तो वो कहाँ से कॉपी बनेगी? वो कॉपी भी यहीं से मेन सर्वर से उठकर ही आएगी। समझ में आया? तो हमें अपने सिस्टम या नेटवर्क को क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रीब्यूट बनाना पड़ता है, जिससे डिस्ट्रीब्यूट से भी क्या हो जाता है, आपका जो नेटवर्क है वो क्या हो जाता है? थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे अब इसी में आप ये काम करिए, सेम बात लीजिए और अपनी बात ऐसे फोटो लगाइए। तो अपनी बात ये इसका बढ़ जाएगी, जो ये एल है ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर ए, है ना, द कॉमन टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स कैन बी केप्ट ऑन ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस किस एरिया में यूज किया जा सकता है? देखो, रिकॉर्ड्स ऑफ मेडिकल ट्रांजैक्शंस, है ना, इनको भी जो मेडिकल ट्रांजैक्शंस हैं इनके ब्लॉक को भी बनाकर ब्लॉकचेन में ऐड किया जा सकता है। आइडेंटिटी मैनेजमेंट, है ना, आइडेंटिटी मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि अपने यूजर को पहचानना, यूनिक जो यूजर है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको फाइंड आउट करना, जिससे वो लिंक हो सके। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, यहाँ पे आपका सीधे मनी ट्रांजैक्शन से लेकर है, यहाँ पर भी ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन से, बिजनेस में जो इंफॉर्मेशन शेयर होनी है वो इंफॉर्मेशन भी ट्रांजैक्शन है, ठीक है। मैनेजमेंट, जो आप मैनेजमेंट कर रहे हो, जो आप अपना टॉप लेवल गोल्स बना रहे हो या टॉप लेवल प्लानिंग कर रहे हो, दैट कुड आल्सो बी चेंज थ्रू दीस ब्लॉकचेन्स, है ना। डॉक्यूमेंटेशन, देखो डॉक्यूमेंटेशन बहुत चीज है। डॉक्यूमेंटेशन तो बिल्कुल आपका यूनिक होना चाहिए, मतलब उसको कोई चुरा ना ले। डॉक्यूमेंटेशन तो फाइल्स जो सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसमें कुछ भी हो सकता है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो ये दिखाए गए कॉमन टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स है कि क्या क्या रिकॉर्ड्स ये बनाए जा सकते हैं, किस किस टाइप के रिकॉर्ड्स को हम सेव कर सकते हैं, किस किस टाइप के रिकॉर्ड्स को हम सिक्योर कर सकते हैं यूजिंग दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब देखो एक क्वेश्चन यही था, व्हाट डज अ डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन मीन? It means that the information in the blockchain is not stored in a single place, but it is distributed across the network of people who are using it.
बहुत बढ़िया, इसी को बोल रहा है डिसेंट्रलाइज। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड कैश सच एज पाउंड्स और डॉलर आर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, they keep in the record where the money is going. However, with Bitcoin there is no single entry that is responsible for issuing Bitcoin and keeping the record. Bitcoin works through an anonymous network of people who provide notes to the blockchain. Anyone can join or exit the blockchain at any time, and the cross validation between the nodes is required to record anything on the ledger. इतना सब टाइम नहीं लगना है ना। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में क्या है कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो बहुत फास्ट होना है, इतना फास्ट होना है कि आप उसमें से, क्योंकि उसे वेरीफाई कौन करता है, नोड्स वेरीफाई करते हैं, जितने भी लगे हुए ब्लॉक होते हैं वो सब उस नोड को वेरीफाई करते हैं कि ये यूनिक है या नहीं यूनिक है। तो जैसे ही वो चला गया उन्होंने सबको बता दिया कि अब ये इसका पार्ट नहीं है। तो ये काम जो है बहुत फास्ट वे में होता है, रियल टाइम पर होता है। ठीक है, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि आपका फिर नेक्स्ट क्लास होगा 11:50 से। मुझे आप ये बताओ, इसी नाम पे बैंक में हेलो इसकी लैब में डिग्री हो रहा है सर, ये चेक को मेजर कैसे करते हैं? तो अभी हमने दो तरीके से डिफॉर्मेशन पढ़ा था, एक था डिफॉर्मेशन अटेंडेंस और दूसरा डिफॉर्मेशन साइड। तो आप कीर्ति मलिक की बात करेंगे तो सेफ साइड में आशुतोष कुमार प्रेजेंट सर। आयुष्मान वो है जो भी चेंज हो रहा है, तो सेफ में चेंज हो रहा है, तो सेफ में कितना चेंज आया बता सकते हो कैसे? आयुष्मान आदर्श एंगल का वैल्यू जिसने बताया बहुत बढ़िया। तो इसके ऊपर 10 फाइल निकालो। आदर्श यस सर। अक्षर त्यागी प्रेजेंट सर। अनमोल रस्तोगी प्रेजेंट सर। अंशुल शर्मा प्रेजेंट सर। आर्यन मलिक यस सर। आयुष कुमार चौधरी प्रेजेंट सर। देव प्रेम अग्रवाल प्रेजेंट सर। दिव्या त्यागी प्रेजेंट सर। फैज अहमद हर्षित शुक्ला प्रेजेंट सर। हिमांशु सिंह प्रेजेंट सर। इंद्रदीप सिंह। यस सर। आज पहली क्लास है तुम्हारी? यस सर। रेगुलर रहोगे? सर खुशबू प्रेजेंट है। अभी बोला कहाँ बेटा? नाम तो बोला ना, बोल चुका क्या? ईशु सिंह प्रेजेंट सर। कार्तिक गुप्ता यस सर। खुशबू ठीक है मधुर प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। महेंद्र कुमार यादव जी सर। मयूरी जिंदल मेघना सिंह प्रेजेंट सर। मोहम्मद आदिल प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमदान अंसारी प्रफुल्ल सर जैन मयूर प्रेजेंट है। सर प्रफुल्ल जैन प्रेजेंट। सर मेरी लगा दी। हाँ लगा दी। प्रणव प्रेजेंट गोस्वामी पूर्वी ऋषभ गुप्ता प्रेजेंट सर। संदीप सिंह यस सर। सरित कुमार यस सर। शिफाली यस सर। शिवम यस सर। शुभम प्रेजेंट सर। सोनी जिंदल प्रेजेंट सर। तन्वी प्रेजेंट सर। तुषार प्रेजेंट सर। यश माथुर जैनब शोएब प्रेजेंट सर। आयुष्मान की लग रही है अटेंडेंस। कहाँ से लग रही है आयुष्मान की? सर लेफ्ट कर दें? हाँ लेफ्ट कर सकते हैं। फैज अहमद पूर्वी रस्तोगी नहीं है? सर फैज अहमद प्रेजेंट है, उसमें मैसेज भेजा था। ठीक है बेटा। नॉर्मल एंड सर हमदान प्रेजेंट है सर। हाँ बेटा कर दिया। ठीक है ओके सर।